गांव में एक चाइल्ड मैरिज को रोकने की कोशिश की। जब चाइल्ड मैरिज हो रही थी तो उन्होंने पुलिस को बुला लिया और उस शादी को रुकवा दिया। लेकिन अगले दिन जो लड़की और लड़के के रिलेटिव्स थे वो भावरी देवी के खेत में गए, जहां पर भावरी देवी और उनके हस्बैंड काम कर रहे थे, और वहां पर भावरी देवी का गैंगरेप किया गया। दोस्तों चूंकि उसमें उस गांव के जो इन्फ्लुएंशियल पर्संस थे वो इन्वॉल्व थे, इसलिए भावरी देवी को जस्टिस नहीं मिल सका। लेकिन प्रोलॉन्ग्ड लीगल बैटल और काफी एक्टिविस्ट और लॉयर्स के सपोर्ट के बाद अंत में सुप्रीम कोर्ट में जाकर भावरी देवी को जस्टिस मिला। दोस्तों भावरी देवी केस में 1997 दोस्तों 5 साल लग गए भावरी देवी को जस्टिस मिलने में। तो 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह रियलाइज किया कि हमारी कंट्री में बहुत सारी भावरी देवी हैं जिनको अपने वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट को फेस करना पड़ता है। इसमें कई बार यह क्वेश्चन आता है कि इन गाइडलाइंस को विशाखा गाइडलाइंस क्यों कहा जाता है। दोस्तों इनका नाम विशाखा इसलिए है क्योंकि जो एनजीओ जिसने यह पीआईएल दायर की थी भावरी देवी के लिए, उस एनजीओ का नाम विशाखा था, और उस विशाखा नाम पर ही इन गाइडलाइंस को विशाखा गाइडलाइंस कहा जाता है। और दोस्तों 2013 में इन विशाखा गाइडलाइंस के तहत ही एक नया एक्ट पास किया गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप नोट करें तो हमारी पार्लियामेंट को 16 साल लग गए इस एक्ट को पास करने में, लेकिन अंत में अच्छी बात यही है कि इस एक्ट को पारित कर दिया गया। अब हम इस एक्ट के जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं उन पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों इस एक्ट के तहत कोई भी विमन, चाहे उसकी एज कितनी भी हो और चाहे वो एम्प्लॉयड हो या नहीं हो, अगर उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो वह कंप्लेंट लॉन्च कर सकती है। और दोस्तों यह एक्ट सभी गवर्नमेंट, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओ या इसके अलावा और दूसरे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पे अप्लीकेबल होता है। और दोस्तों किसी विमन के साथ न सिर्फ उसके खुद के वर्क प्लेस बल्कि एक्सटेंडेड वर्क प्लेस, जैसे मान लीजिए किसी विमन को ऑफिशियल पर्पज के लिए कहीं जाना पड़ता है या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वहां पर भी अगर कुछ गलत होता है तो कोई विमन सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए कंप्लेंट लॉन्च कर सकती है। अब दोस्तों सेक्सुअल हैरेसमेंट होता क्या है? तो सेक्सुअल हैरेसमेंट में यहाँ पर 5 चीजें इंक्लूड की गई है: फिजिकल कॉन्टेक्ट एंड एडवांसेज, डिमांड फॉर सेक्सुअल फेवर्स, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, शोइंग पोर्नोग्राफी और एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। तो अगर इन 5 में से कोई सा भी केस होता है तो उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट के दायरे में लिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो नया एक्ट है उसमें 5 ऐसी नई सर्कमस्टांसेस को भी डाला गया है जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के दायरे में आएंगी, जैसे किसी विमन को सेक्सुअल फेवर्स के लिए प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना या फिर डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट करना, मतलब या तो उसको कुछ अच्छा देने के लिए ललचाना या फिर उसके साथ कुछ बुरा करने की उसको धमकी देना, उसके प्रेजेंट या फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के लिए उसको धमकी देना, या फिर उसके लिए ऐसा वर्क एनवायरनमेंट बनाना जहां पर उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाए, या फिर कोई ऐसा एक कदम उठाना जिससे किसी विमन एम्प्लॉय की हेल्थ या सेफ्टी को खतरा पहुंचे। तो ये 5 सर्कमस्टांसेस भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के दायरे में आते हैं। अब दोस्तों सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट के तहत ऐसा कोई सा ऑर्गेनाइजेशन जहां 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी गठित करनी होगी और यह कमेटी सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड कंप्लेंट्स की जांच करेगी। अब दोस्तों कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हो सकते हैं जहां पर 10 एम्प्लॉय नहीं हो, या फिर जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है एक लोकल कंप्लेंट्स कमेटी गठित की जाएगी। दोस्तों इस एक्ट के तहत रिटर्न कंप्लेंट देना कंपलसरी नहीं है। अगर कोई वुमन जाकर वर्बली भी कंप्लेंट करती है तो उसको भी लीगल कंप्लेंट माना जाएगा। और दोस्तों मान लीजिए कोई विमन जिसके साथ कुछ गलत हुआ है वो फिजिकल या मेंटल कैपेसिटी की वजह से कंप्लेंट दायर नहीं कर सकती, तो उसके लीगल हेयर जैसे उसके फादर हो गए, हस्बैंड हो गए, ब्रदर हो गए, ये सब भी कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। और दोस्तों इस एक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि जो वुमन है, रेस्पोंडेंट है, विटनेस है या फिर कोई इस एक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या एक्शन टेकन है उसको पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों चूंकि इस प्रोविजन को लेकर कोई पनिशमेंट नहीं है, मतलब अगर इस प्रोविजन का वोलेशन होता है तो वहां पर कोई पनिशमेंट नहीं है, इसलिए इस प्रोविजन का बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाता है। न्यूज़पेपर में भी कई बार सिर्फ एलिगेशंस के बेसिस पर ही जो अक्यूज्ड है उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर दिया जाता है। मान लीजिए दोस्तों जो अक्यूज्ड है वो निर्दोष साबित होता है तो ऐसी कंडीशन में उसके साथ यह बहुत बड़ा इनजस्टिस होता है। दोस्तों इस एक्ट के तहत जो विक्टिम है उनको 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लेंट करनी होगी।
हालांकि जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है वो इस 3 महीने के पीरियड को एक्सटेंड कर सकती है। दोस्तों अगेन यह एक कमजोर प्रोविजन है, क्योंकि मान लीजिए कई बार विमन 3 महीने तक कंप्लेंट करने में समर्थ नहीं हो पाती है, तो ऐसे केसेस में फिर वो वापस कभी भी कंप्लेंट नहीं कर सकती। दोस्तों जो कंप्लेंट्स कमेटी है उसको 90 दिन के अंदर अंदर अपनी जांच को पूरी करना होगा, और जांच पूरी होने के 10 दिन के अंदर अंदर उसको अपने एम्प्लॉयर को रिपोर्ट देनी होगी। और अगर उन रिपोर्ट्स में एलिगेशंस प्रूव्ड होते हैं तो जो एम्प्लॉयर है वो गिल्टी स्टाफ के खिलाफ एक्शन ले सकता है। और दोस्तों इस एक्ट में जो विक्टिम है उसको कंपेंसेशन देने का भी प्रोविजन है, क्योंकि दोस्तों सिर्फ गिल्टी को पनिशमेंट मिलना ही सफिशिएंट नहीं है, जिसके साथ कुछ गलत हुआ उसको कुछ कंपेंसेशन मिलना भी जरूरी है। अब दोस्तों अगर मान लीजिए जो आईसीसी है उसने रिपोर्ट दी, तो उसके बाद चाहे विमन हो चाहे अक्यूज्ड हो, वो 90 दिन के अंदर अंदर कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है कि जो फैसला है वो गलत है या सही है। अब दोस्तों इस एक्ट में एक प्रोविजन और है, कोई विमन फॉल्स कंप्लेंट देती है तो ऐसी कंडीशन में उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। अंत में दोस्तों इस एक्ट में कंसिलिएशन का प्रोविजन भी है कि जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है वो इंक्वायरी के पहले कंसिलिएशन ट्राई कर सकती है, लेकिन इसके लिए 2 कंडीशंस है। पहली, यह कंसिलिएशन की प्रोसेस सिर्फ अग्रीव्ड विमन की रिक्वेस्ट पर ही स्टार्ट की जा सकती है, और दूसरा इसमें कोई भी मॉनिटरी सेटलमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब किसी विमन के साथ गलत हुआ तो उसको पैसे देकर बहलाया नहीं जा सकता, उसको पैसे देकर चुप नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों यह तो बात थी इस एक्ट के प्रोविजंस की। अब इस एक्ट का कुछ क्रिटिसिज्म भी है और इस एक्ट को लेकर कुछ कंसर्न्स भी रेज किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है कि इसमें एग्रीकल्चर और आर्म्ड फोर्सेज में जो विमन काम कर रही हैं उनको कवर नहीं किया गया है, जबकि ये दोनों ही सेक्टर मेल डोमिनेटेड हैं। दूसरा, डोमेस्टिक और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, हालांकि इनको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कवर किया गया है, लेकिन दोस्तों इनके लिए जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो सफिशिएंट नहीं है। दोस्तों फियर साइकोसिस, कई बार कुछ वुमन के साथ गलत होता है तो वो कंप्लेंट दायर करने में डर महसूस करती है। दोस्तों इंडियन नेशनल बार एसोसिएशन ने एक सर्वे किया था, उसके तहत अराउंड 38% विमन को हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है और उनमें से 69% विमन कोई कंप्लेंट लॉन्च नहीं करती है। इसके अलावा दोस्तों एक्ट में एनोनिमस कंप्लेंट को लेकर कोई प्रोविजन नहीं है, मतलब जो भी विक्टिम है उसको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी ही पड़ेगी। और इस एक्ट में यह प्रोविजन भी नहीं है कि अगर कोई कंपनी इस एक्ट के प्रोविजन को इम्प्लीमेंट नहीं करती है, जैसे वो आईसीसी को गठित नहीं करती है, तो उसके लिए कौन अकाउंटेबल होगा। 2015 में एक स्टडी थी, उसके हिसाब से 36% इंडियन कंपनीज और 25% एमएनसीज ने इस एक्ट के साथ कंप्लाई नहीं किया है। और दोस्तों काफी कंपनीज ने हालांकि आईसीसी को तो गठित कर दिया, लेकिन वो आईसीसी ना होने के बराबर ही है। दोस्तों इस एक्ट से रिलेटेड एक कंसर्न और है, मिसयूज ऑफ एक्ट। अगर मान लीजिए कोई वुमन जबरदस्ती किसी मेल एम्प्लॉय को अक्यूज करती है या कुछ फेवर पाने के लिए किसी को बदनाम करती है, तो ऐसी कंडीशन में इस एक्ट से सभी लोगों का भरोसा उठ जाएगा और जो निर्दोष व्यक्ति हैं उनको कहीं ना कहीं इससे नुकसान उठाना पड़ेगा। दोस्तों इस एक्ट में एक कमी और है कि मान लीजिए किसी अक्यूज्ड और विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वो विक्टिम या अक्यूज्ड क्या कदम उठा सकते हैं। तो अंत में वे फॉरवर्ड क्या है। सबसे पहला तो जो विमन है उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना होगा ताकि वो कंप्लेंट्स लॉन्च कर सके। सोसाइटी को विमेन इश्यूज के लिए सेंसिटाइज करना होगा। ऐसे मामले जहां पर जो अक्यूज्ड है वो गिल्टी पाया जाता है तो उनको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देनी होगी, ताकि हमारी सोसाइटी में हम एग्जाम्पल्स सेट कर सकें। दोस्तों इंक्वायरी का क्विक, ट्रांसपेरेंट एंड फेयर होना भी बहुत जरूरी है। इससे न सिर्फ क्विक जस्टिस मिलेगा, बल्कि मान लीजिए कि अगर कुछ फॉल्स चार्जेस लगाए गए हैं तो उनका भी तुरंत ही पता लग सकेगा और किसी एम्प्लॉय की जो इमेज है उसको खराब होने से बचाया जा सकेगा। कंप्लेंट करने की जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करना होगा और अंत में हर कंपनी की ऑडिट करनी होगी, यह देखने के लिए कि क्या वो इस एक्ट के साथ कंप्लाई कर रही है या नहीं। अंत में हम मी टू मूवमेंट के बारे में भी देखते हैं। आपने कई बार न्यूज़पेपर में सुना होगा मी टू मूवमेंट। तो दोस्तों यह सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर ही है, जिसको 2006 में यूएस की एक्टिविस्ट तराना बुर्के ने फाउंड किया था। और दोस्तों यह मूवमेंट अक्टूबर 2017 में फेमस हुई थी, जब हॉलीवुड के प्रोड्यूसर हार्वे विंस्टीन के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस काफी एक्ट्रेसेस ने लगाए थे। दोस्तों इंडिया में भी यह मूवमेंट काफी फेमस हुई है और जो इन्फ्लुएंशियल मैन है
चाहे वो बॉलीवुड में हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, उनके खिलाफ कुछ विमेन ने हिम्मत की कि वो बाहर आके सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो केसेस हैं उनको सामने ला सके। तो दोस्तों यह मी टू मूवमेंट थी जिसने सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर बहुत सारे केसेस उजागर किए और लोगों को पता चला कि वर्क प्लेस पर ऐसा होता भी है। जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है उसको हम सबको मिलकर फाइट करना होगा, तभी हमारे घर की बहनें बेटियां बाहर जाकर आराम से काम कर पाएंगी। दोस्तों अंत में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।